नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर कल वोटिंग हो चुकी है। 3 दिन बाद यानी 14 फरवरी को पश्चिम यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके बाद फिर अगले दौर का चुनाव होगा। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी कासगंज में थे, योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर इलाके में थे, अखिलेश और जयंत की जोड़ी रामपुर में थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी की तरफ से यही कहा जाना कि परिवारवाद है, माफियागिरी है, तमंचावाद है, गुंडागिरी है और विकास के जो रास्ते हमने यूपी को दिखाए हैं उस रास्ते से यूपी भटक जाएगा अगर अखिलेश की जोड़ी सत्ता में आएगी। उनके अतीत को बताते हुए मोदी और योगी की रैलियां हुई और दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत यूपी के लोगों को तमाम वादे करते हुए। लेकिन इन सब के बीच सबकी दिलचस्पी है कि पहले दौर में जहां चुनाव हुए 58 सीटों पर, जिनमें से 53 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा किया था, वहां क्या हुआ, वोटिंग के बाद क्या रुख रहा और उससे बड़ा सवाल 3 दिन बाद कि अब जहां वोटिंग होनी है वहां क्या रुख होगा। ये 2 दौर का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। सबकी नजर इस 2 दौर के चुनाव पर 113 सीटों पर है और थी, क्योंकि यही वो इलाके हैं जहां जाट हैं, जहां किसानों का गुस्सा है ज्यादा। यही वो इलाके हैं जहां जाट मुस्लिम समीकरण की बात की जा रही है, भाईचारे की बात की जा रही है और यही वो इलाका है जहां बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि सबसे अधिक फायदे इन्हीं इलाकों में बीजेपी को 2017 में हुई थी और यही वो इलाका है जहां मुजफ्फरनगर और कैराना भी। तो अब दूसरे दौर के चुनाव में क्या होगा, पहले दौर में क्या हुआ, इसी को समझने के लिए 3 खास मेहमान हैं। स्क्रीन पर थोड़ा इसको हटाए। 3 खास मेहमान आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर और चौथे पांचवे भी जुड़ेंगे, जो मैंने अलग अलग शहर में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे आग्रह किया है और वो हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे हरी जोशी 3 दशकों से ज्यादा समय तक अखबारों में रहे, अहम भूमिका निभाई, लिखते रहे, टेलीविजन और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप उनको देखते रहे होंगे। और दूसरे हैं पुष्पेंद्र शर्मा, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, पश्चिमी यूपी के प्रभारी रहे, अमर उजाला के संपादक रहे और मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। हरी जोशी भी मेरठ से जुड़े हैं। और तीसरे मेहमान है अशोक मधुप साहब, 40 साल से ज्यादा तक अमर उजाला के लिए लिखते रहे, अमर उजाला के लिए संवाददाता का काम भी किया और बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हैं और बिजनौर और वहां की राजनीति को समझते हैं। 4 दशक का तजुर्बा कम नहीं होता। चौथे मेहमान हमारे साथ अनिल रॉयल जुड़ने वाले हैं मुजफ्फरनगर से। मैंने खास तौर से यह सिलसिला शुरू किया है ताकि जो लोग उन इलाकों में हैं जहां चुनाव हो रहा है, जो 3 दशक से, 4 दशक से, 25 साल से, वो हमसे और किसी और से ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। कल मैं बड़ौत, बागपत, छपरौली, शामली, सिवाल खास, मेरठ के कुछ इलाके, मुजफ्फरनगर के कुछ इलाके, बुढ़ाना, थाना भवन के पास और कैराना, इन सब इलाकों में घुमा। ये आपने सही कहा, गुस्सा है, आक्रोश है और जाटों की बहुत बड़ी तादाद जो वोटिंग कल बूथ पर दिखी, वो मेरे वीडियो में दिखी और उसमें कई जगह 80-20 जैसा हो सकता है स्थिति, 80-20। हालांकि 80-20 बदनाम जुमला हो गया है योगी जी के कहने के बाद। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, 70-30 भी हो सकती है, ज्यादा कम हो सकता है। एक चीज से सिर्फ मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इतने 6 महीने के बाद भी, कि जैसे ये कहने वाले लोग मिलते हैं कि इस 5 किलो अनाज से क्या होगा या 10 किलो अनाज से क्या होगा, वो जो बीजेपी से नाराज हैं, बाकी उनके मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जो भी है। लेकिन मुझे इक्वली दूसरा पक्ष भी मिलता है जो कहता है बिठा के मोदी योगी खिला रहे। मैं इस बड़े फैक्टर को मैं किसी ढंग से कमतर नहीं आंकता हूं। मैं मानता हूं ये बड़ा फैक्टर है जो लाभार्थी हैं। ये मेरा तजुर्बा है 6 महीने का, वो मैं शेयर कर रहा हूं। अब मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आता हूं। पहले कल पर और उसके बाद फिर 14 तारीख के होने वाले चुनाव पर कैसे समअप करते हैं इस 58 में 55 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, और अब कल का जो चुनाव हुआ उसमें इतने तरह के व्हाट्सएप, कोई जो बंटवारा कर रहा है 50-50, कोई 60-40, कोई 70-30, कोई कुछ, आप कैसे आंकते हैं? नमस्कार अजीत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजीत जी, कल के चुनाव में कुछ रोचक बातें थी। जो रोचक तथ्य है वो आपको बताऊंगा, उसमें संकेत अपने आप मिलेंगे। एक तो जो आपने लाभार्थियों वाला कहा, मैं भी उसमें थोड़ा सा आपके साथ ज्यादा जाऊंगा और जोशी जी के साथ है। वो जो बोल रहे हैं वो भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन
दलित महिलाओं ने, जो लाभार्थी थी, उन्होंने अपने घर परिवार की बात ना सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन लाभार्थियों में से वोट गया है। एक चीज। दूसरा सबसे रोचक तथ्य इसी से जुड़ा हुआ है कि सारी चीज बहुत चुनौतियां, बहुत परेशानियां बीजेपी के साथ थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, यानी कि दलित जाटव वोट है, उसमें थोड़ा बहुत बिखराव आया है, छिटके हैं। और जो छिटके हैं, हो सकता है जोशी सहमत ना हो, पर जो छिटके हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं और उसके नुकसान की कहीं थोड़ी बहुत फर्क उसमें पड़ा होगा। भरपाई तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में नहीं है, पर वो गए हैं वहां पर। दो बातें। तीसरी बात जो सबसे बड़ी संकेत देने वाली है, जैसे उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी साथ था, जोशी जी का बहुत अच्छा जुमला उन्होंने दिया। केमिस्ट्री इसलिए कहूंगा कि जो इसमें भी खास तौर पे जो अल्पसंख्यक समुदाय था, जो मुस्लिम समुदाय था, वो कितना तैयार था वोटिंग के लिए और किस कदर उन्होंने प्रतीक्षा की कि वो भरे कोहरे में, घने कोहरे में लाइनें लगा के खड़े थे। और रोचक बात ये थी कि एक एक महिला और पुरुष के पास में सब तरह के आई कार्ड, जितने उसके पास परिचय पत्र थे, सारे थे। मास्क हाथ में था, सैनिटाइजर हाथ में था और पेन हाथ में था। हमने पूछा, लोगों ने पूछा, भाई ये क्यों? उन्होंने कहा कोई बहाना ना चल जाए, कोई बहाना ना हो कि हमें वोट ना डालने दी जाए, इसलिए हम पूरी तरह तैयार होकर आए। अब इससे संकेत ये मिलता है कि वो पूरी तरह कृत संकल्प थे, दृढ़ संकल्प थे कि हमें वोट डालनी है। और ये सबको मालूम है कि मुस्लिमों ने कहाँ वोट डाली। एक और रोचक तथ्य मुस्लिमों से जुड़ा हुआ, जो जोशी जी भी उससे अवगत है। 2 दिन पहले अगर मैं मेरठ ही की बात करूं तो मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण के मतदाताओं में और बड़े जो भी मुखिया होते हैं हर एक बिरादरी के, मुस्लिमों की पंचायतें हुई और लगभग मना लिया गया कि एक ही जगह वोट डाला जाए, वोट खराब ना किया जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी थे वो कल मतदान के समय लगभग निष्क्रिय दिखाई दिए, बहुत सक्रिय या उनमें कोई उत्साह नहीं था। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो पंचायत में या आपस की चौपाल में तय हुआ उसका पालन किया गया। ये रोचक तथ्य ये बताने को थे कि मुस्लिम बिल्कुल दृढ़ संकल्प था वोट डालने के लिए। जहां तक जाटों की बात है और जो मुख्य उसके दूसरा पार्ट है गठबंधन के वोट का, वहां भी मैं मानता हूं कि अधिकतर जाटों ने गठबंधन के साथ वोट दी है। पर उसमें भी अगर मैं मुजफ्फरनगर शहर की बात करूं तो वहां पे जाट परिवारों की कुछ महिलाएं जिनसे बात की गई तो ये पता चला कि वो दूसरी तरफ वोट डाल रही हैं। और कुछ युवा भी थे, जाट युवा, जो बावजूद ये कह रहे थे कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, पर शायद कानून व्यवस्था का जो बैक ऑफ द माइंड में था, वो कानून व्यवस्था का कंसेप्ट भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता रहा, चाहे थोड़ी मात्रा में या ज्यादा, लेकिन उसको वो समर्थन मिला। अब अगर हम सीटों की बात करते हैं तो इसमें भी जो अंदरूनी रिपोर्ट गई, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सा संगठन है वो भाजपा का जो अंदरूनी रिपोर्ट देता है, उन्होंने ये कहा कि साहब चिंता नहीं है, 16 या 17 सीट सिर्फ हार रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना ही आकलन है कि 16 या 17 सीट सिर्फ हार रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उसमें उन्होंने मेरठ की शहर सीट को भी ये माना है कि ये बीजेपी जीत सकती है, जिसका मेरे ख्याल से हरिशंकर जोशी या कोई भी पत्रकार या कोई भी जो विश्लेषक है वो एक दृष्टि में साफ तौर पे देख के कह सकता है कि मेरठ शहर सीट किसी भी प्रकार बीजेपी को जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि वहां तो कांटे की टक्कर तक नहीं है, उसको भी वो जीता हुआ उसमें से बता रहे थे। इसी प्रकार एक और बात जो संकेत देती है, संगीत सोम जो फायरब्रांड नेता है, उन्होंने अपने इलाके में सलावा पे जाके पीठासीन अधिकारी को चाटा मार दिया। और मेरठ दक्षिण विधानसभा से, जहां से सोमेन तोमर भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने, उनके समर्थकों ने शाम को जो गठबंधन प्रत्याशी थे आदिल और उनके साथ थे विपिन मनोटिया जो सपा के नेता हैं, मारपीट की गई। अब ये मारपीट संकेत देती है बहुत अच्छा, कोई भी व्यक्ति हताशा में ही ऐसा करता है, ये मेरा मानना है। अगर वो हताश नहीं होता और जीत रहा होता है तो अपने समर्थकों से कहता है झगड़ा मत करना, जाने दो, हटाओ, कोई बवाल हो जाएगा। तो ये झगड़ा उनकी हताशा को, उनकी परेशानी को दर्शाता है।
तीसरे, इन्हीं बातों से जो संकेत मिलते हैं और जो आपने भी भ्रमण किया, सब जगह किया, तो मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले दौर में काफी नुकसान हुआ है। अपवाद है आगरा, बुलंदशहर भी बहुत मजबूत मैं गठबंधन का नहीं मानता, और नोएडा में जो नोएडा शहर है वो सीट, गाजियाबाद की सीटें हो सकती हैं। हालांकि लोनी में मानता हूं कि गठबंधन के पक्ष में पड़ना दिखाई दे रहा है, और मोदी नगर में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगर हम सीटों वार बात करें तो ये संख्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चिंताजनक होगी, काफी नुकसान होने जा रहा है। तो चलिए, पहले दौर के नुकसान का जिक्र किया हरि जोशी ने भी और पुष्पेंद्र शर्मा ने भी। और पहला दौर, चूंकि 58 में से 53 सीटें बीजेपी जीती थी, इसलिए बार बार तुलनात्मक तौर पर बात होती है कि जहां सबसे अधिक फायदा हुआ वहां सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। उस स्ट्राइक रेट का जब जिक्र करते हैं, और उसी इलाके में शुरू में भूमिका में मैंने कहा मुजफ्फरनगर और कैराना है, और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बयान आपने देखे। सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ ने पोलिंग के पहले ट्वीट में करके कह दिया था परसों रात शायद, कि अगर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग आपने नहीं की, ऐसा कुछ था, लेकिन उसका आशय यही था, अगली लाइन ये थी, तो फिर यूपी को केरल और बंगाल कश्मीर होते देर नहीं लगेगी। मतलब वहां भी ध्रुवीकरण की कोशिश आखिर तक योगी आदित्यनाथ ने की, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसकी प्रतिक्रिया जो केरला के मुख्यमंत्री थे उन्होंने हिंदी में लिख कर दिया कि केरला कैसे हर इंडेक्स में यूपी से आगे है, किसी भी, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर इंडेक्स में केरला यूपी से आगे है। बंगाल भी कई इंडेक्स में आगे है, ये जवाब आया। लेकिन जिसका जिक्र किया दूसरे दौर पर बात करने से पहले, हमारे साथ खास मेहमान जो अशोक मधुप हैं, बिजनौर से हैं, और बिजनौर और बाकी जगह से भी जुड़ेंगे, अभी मुजफ्फरनगर से एक साथी जुड़ेंगे, ताकि सहारनपुर बाकी इलाकों की भी बात करें। लेकिन उससे पहले जिसका जिक्र चूंकि आपने मुस्लिम का भी किया, जैसे मैं शामली इलाके में था, मैं बागपत में था, छपरौली में था, सिवाल खास में था, और भी जगह मुस्लिम को लेकर मेरा अपना जो तजुर्बा है, आप लोग भी वही शायद आपने फील किया होगा, कि मुझे तो ऐसे ऑन रिकॉर्ड कहा है मुस्लिम ने चलते कि इससे ज्यादा एकजुटता से वोटिंग पहले नहीं हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वोट बटना हर बार बटा है, इस बार भी बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से हो सकता है नंबर में ज्यादा दिए हो, जो पहले कुछ दिन पहले की लिस्ट से यही मुझे दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद वोटों के बटने की उतनी संभावना मुझे कम दिखी जितना मैं घूमा। बावजूद इसके कि एमआईएम बहुत आक्रामकता से एमआईएम का प्रचार है, असदुद्दीन ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज भी मेरे ख्याल से किसी इलाके में थे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुरादाबाद या कहीं, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ खिसकता हुआ नहीं दिखा जितना मैं घूमा। अब बात आती है जो अहम है बिजनौर जाने से पहले और दूसरे दौर पर बात करने से पहले, जो मैं ऑन रिकॉर्ड चाहता हूं ये हो कि बात ये है कि जाट और मुस्लिम इस कॉम्बिनेशन पर लगातार बात हो रही है, लेकिन 30, 35, 38, 40 सीटें ऐसी हो सकती है जो इस कॉम्बिनेशन से बीजेपी को पीछे धकेल सकती है। जाट मुस्लिम साथ आए तो मुस्लिम 80-90% भी कहीं हो सकता है, जाट 50, 60, 70 जहां भी जैसा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल एक ये है कि क्या ओबीसी की वो गैर यादव जो 35% आबादी है, 35-37 जितनी भी हो, आंकड़े पर कुछ विरोध, कुछ असहमति हो सकती है, उसमें कितनी टूटन हुई। जैसे मैं सैनियों के गांव में गया, मेरे वीडियो में दिखा होगा, गांव का नाम याद नहीं है, शामली जिले का, जितने लोग थे सबके सब बीजेपी समर्थक थे। ऐसे कश्यप के गांव में भी दिखे, ऐसे कुछ और जो ओबीसी की जातियां हैं उसमें भी दिखी। बुलंदशहर में लोध बहुत डोमिनेंट कास्ट है, एलआर बोलते हैं। गुजर में कुछ सीटों पर बंटवारा है, लेकिन फिर भी मेरा अभी भी मानना है कि लार्जली बोल रहा हूं, सीट स्पेसिफिक नहीं, बीजेपी के साथ दिखता है। अब बात आती है कि ये टूटन अगर स्पेसिफिक होकर समझेंगे तो शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं लार्जली बात कर रहा हूं। अब उसमें जहां जहां टूटन होगी इन जातियों में, ओबीसी में, गैर यादव ओबीसी में और दलित में, तभी अखिलेश की और जयंत की सत्ता 200 पार आंकड़ा करेगा। अभी पहला दौर है, हर दौर में चीजें बदलती है, उसको बारीकी से समझना और उस पर नजर रखना होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लूजर बीजेपी होगी पहले दौर में, क्योंकि सबसे बड़ी गेनर बीजेपी रही। अब आते हैं दूसरे दौर की बात करते हुए, हमारे साथ हैं अशोक मधुप बिजनौर से। चूंकि बिजनौर में दूसरे दौर में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री का दौरा था,
जो कहा गया मौसम खराब था, इसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया। लेकिन उसी बिजनौर में शायद अगले दिन जयंत गए, उन्होंने खिली हुई रोशनी की तस्वीर डाली, या उस दिन भी डाली कि आसमान तो साफ है लेकिन कुछ और धुंध है, इसलिए उसी दिन डाली थी, वो जहाँ रैली कर रहे थे हाँ, उसी दिन डाली थी। जी, और बिल्कुल। दिलचस्प बात ये थी कि योगी का हेलीकॉप्टर लैंड किया था उसी रोज हाँ। वहीं पर बिजनौर में। जी जी, तो बिजनौर और आसपास की इलाकों पर बात करेंगे, लेकिन पहले बिजनौर, चूंकि बिजनौर से हमारे साथ मेहमान है। बिजनौर जिले में 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 रिजर्व है, नहटौर और नगीना, जिसमें टोटल 8 में से 5 पर बीजेपी है, 3 पर सपा है। अब चूंकि 1 घंटा हो गया, 1-2 सवाल के बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। पुष्पेंद्र शर्मा जी, हम सहारनपुर, बिजनौर और उन इलाकों की बात करते हैं। जाट बहुत हो गया, और दलित से बात हमने शुरू की और बसपा की कोर वोट की, और कई बार लगता है कि वो क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स हो सकता है क्या, कि उसका असेसमेंट गलत हो रहा हो। जैसे मान लीजिए सहारनपुर ही है, 2012 में सहारनपुर में बसपा की 5 सीटें थी, और जाहिर है सहारनपुर की जब बात करते हैं तो जो दलित की आबादी है, तादाद है, उन सब के बीच चंद्रशेखर की मौजूदगी भी है कुछ सीटों पर, रामपुर मनिहारन हो, सहारनपुर देहात हो। वैसे बिजनौर में भी दलितों की ठीक ठाक तादाद है। अब बात यह आती है कि यहां से जो दिशा होगी वो पूरब की तरफ आगे बढ़ेगी, उसमें जाटो वोट कहें, वहां अलग नाम से, उपनाम से उन जातियों को और गैर जाटो जातियों को भी बुलाया जाता है। बात वही है कि अखिलेश यादव का आंकड़ा 200 पार तभी करेगा जब ये जिन जातियों का जिक्र कर रहे हैं उसमें टूट होकर गठबंधन में आएगा। ये जाट मुस्लिम कह के 30-35-40 सीट इधर आएगा, ऐसे ही कुछ कुछ और। हालांकि आजमगढ़ जैसे 8 में 7 सीट सपा के पास है, या गाजीपुर, मऊ, अंबेडकर नगर, उधर उनकी मजबूत प्रेजेंस है। लेकिन मैं वही सवाल फिर आपसे कि ये इन जातियों में टूट होगा तो अखिलेश 2 का आंकड़ा पार करेंगे, इन जातियों में टूट नहीं होगा तो बीजेपी की सीटें भले 100 घट जाए, 110 घट जाए, 115 घट जाए, 90 घट जाए, 200 का आंकड़ा फिर बीजेपी पार करेगी। उस बात को शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कह के अपनी पुरानी बहस को समाप्त कर दूंगा कि मधुप जी ने भी एक संकेत दिया कि दलित कहीं ना कहीं जो कोर वोटर है वो ये लगता है कि अगर मुस्लिम वहां जा रहा है तो वो विपरीत चला जाए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो छिटका है और बीजेपी के पास गया है, जो एक संकेत है, और ये गठबंधन के लिए खतरा है। अब अगर हम बात करते हैं 200 सीटों की, तो बिजनौर और सहारनपुर हम घूम लिए। सहारनपुर में मुझे लगता है रामपुर मनिहारन में बसपा की पोजीशन बहुत अच्छी बताई जा रही है। आगे जैसे ही हम चलते हैं, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, बरेली। अमरोहा में जाट है, मुस्लिम है। आपने पहले ही कहा कि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है। और दूसरी बड़ी बात कि बड़ी सी बड़ी लहर में भी, मोदी लहर में भी अगर आप देखें तो सपा का प्रदर्शन यहाँ पे ठीक ठाक रहा। अमरोहा में जाट उसके साथ है, वही समीकरण बनता है। आगे चलते हैं, संभल में वहां भी पंजाबी जाट है और थोड़ा सा यादव का आना शुरू हो जाता है। जैसे हम बदायूं की तरफ चलते हैं तो यादवों की संख्या बढ़ने लगती है। बरेली में जाके वही सवाल खड़ा होता है जो सवाल हमारा पिछली बात में भी था कि इनकी छतरी जो आप अम्ब्रेला कह रहे हैं, गठबंधन की अम्ब्रेला या छतरी बड़ी नहीं होगी जब तक उसे अन्य ओबीसी ना मिले। सिर्फ और जाट और मुस्लिम गठजोड़ से कितनी सीटें आप ले पाएंगे, वो एक लिमिटेड होगी। अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको अपनी छतरी बड़ी करनी होगी और छतरी के नीचे ओबीसी को लाना होगा, गैर जाटा ओबीसी को। लेकिन जैसी सूचनाएं मिल रही हैं और जैसी जानकारी मिल रही है, हर एक जगह पे कहीं ना कुछ जुड़ता जा रहा है। जैसे वहां भी नेताओं ने, आर के शर्मा ने जैसे चेंज किया और बहुत से लोगों ने पार्टियां बदली हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये नेता भी सिर्फ इसलिए नहीं बदल लेते कि उन्हें वहां से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे होते हैं, पर जो ज्यादा समझदार होते हैं वो 5 साल अपनी समाज के, अपने समुदाय के, अपनी कम्युनिटी के संपर्क में रहते हैं और वो उन्हें कहीं ना कहीं संकेत देते हैं कि साहब इधर जाइए तो यहाँ पे हम आपका साथ देंगे, बाबूजी वहां पे हम आपका साथ नहीं देंगे। ये मेरा एक समझ है। इसी को आगे बढ़ाते तो पूर्वांचल की तरफ जो जानकारियां मिलती है कि साहब वहाँ ब्राह्मण साथ आएगा, और वहां पे क्योंकि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए, राजभर भी आ गए, तो एक लंबा सफर है, अभी पूरा बहुत दूर है यहाँ से, और बीच में इन्हें बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ेंगी गठबंधन को, और वो खाली मुस्लिम और जाट समीकरण के सहारे पूरा नहीं होगा। ये हमें, आप बुलंदशहर देखें, आगरा देखें पहले राउंड में, तो भी दिखाई दिया कि वहां पे गठबंधन कमजोर प्रदर्शन कर पाया है तुलनात्मक, अगर हम अपेक्षाकृत इधर की बात करें।
तो इनको जब तक ये छतरी बड़ी नहीं करेंगे गठबंधन, तो फिर लखनऊ की गद्दी का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है। उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, पर वो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कोई ना कोई जातियां जो कैंडिडेट्स इन्होंने दिए, अगर आप उन पर गौर करेंगे, हो सकता है वो 2000-4000 लेके आए, दलितों को भी लिया है, दूसरों भी कुछ नेताओं को अखिलेश ने जोड़ा है। तो मुझे लगता है चुनौती देने में सक्षम है। थोड़ा बिना ऐसे ओबीसी के बीजेपी एज पे दिखाई देती है, पर जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि एक लहर सी चलती है। अगर हम लोगों का आकलन अभी तक का सही है और पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर जो कल चुनाव हुआ, वहां पर अगर कहीं गठबंधन बहुत मजबूती से है तो इसका संदेश जरूर जा रहा होगा, और ऐसा संदेश फ्लोटिंग वोट और साइलेंट वोटर्स को साथ लेके चलता है। ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अभी सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और दर्शकों को बता दूं, कल से मैं भी बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर कहाँ जाऊंगा कल पता नहीं। सुबह जहां भी लगेगा कि इधर जाना चाहिए, लेकिन लगातार हर दौर में जहां भी चुनाव होगा वहां किसी न किसी इलाके में लगातार मैं रहूंगा।